मोहब्बत की खातिर 3 महाद्वीप पार, प्रियतम को पाने के लिए 8 देशों को नाप गया। जेब में फूटी कौड़ी थी, न पेट में अन्न का दाना, पर दिल में प्यार का समुंदर लिए वो 7 समंदर लांघ गया। जिंदगी की सारी कमाई छोड़कर एक साइकिल पर सवार हुआ। 5 महीने में 5,500 किलोमीटर तक पेडल मारता रहा। छिल गए उसके पांव, टूट गया उसका शरीर, वो दर्द से लाचार हुआ। लेकिन एक गरीब चित्रकार ने एक राजकुमारी से मोहब्बत जो की थी, वो न रुका न थका। यह भारत के एक दीवाने और स्वीडन की राजकुमारी की अद्भुत ये कहानी है 2 मस्तानों के अविश्वसनीय इजहार की मोहब्बत के। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। यूं तो प्रेम को समझने के लिए, प्रेम करने के लिए पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, न ही आवश्यकता होती है किसी तारीख की। लेकिन आज जब कोने कोने में चर्चा हो रही है प्रेम की, इस माहौल में हम आपको उस भूमि पर लेकर आए हैं जहां से प्रेम का सबसे प्रबल संदेश दुनिया के कोने कोने में पहुंचा। हम मौजूद हैं वृंदावन में और यहीं से आपको प्रेम की अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय कहानियां सुनाएंगे। इश्क की बाजी भी अजीब होती है। जो हारने निकलता है वो जीत कर लौटता है, और जो जीतता है वो मोहब्बत की मशाल बनकर जलता है, जिसकी रोशनी में नए जमाने के प्यार करने वाले अपनी मंजिलें तलाशते हैं। डॉक्टर प्रद्युमन कुमार महानंदिया एक ऐसी ही मशाल है जिन्होंने खुद को जलाकर इश्क के रास्तों को रोशन किया और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की सच्चे प्यार की। हमें सिर्फ प्यार की जरूरत है। हम प्यार की वजह से होते हैं और प्यार की तरफ ही जाते हैं। हमें प्यार को बचा के रखना चाहिए। और ये है डॉक्टर प्रद्युमन के दिल की राजकुमारी शार्लेट। शार्लेट सचमुच में स्वीडन के एक राज परिवार की राजकुमारी है। कभी इश्क किया था उन्होंने डॉक्टर प्रद्युमन से, और जब वक्त आया तो निभाया भी, कुछ इस कदर कि अपना नाम भी चारुलता रख लिया। मोहब्बत की इस दास्तान के किरदार इसी जमीन के हैं, लेकिन उनकी कहानी परियों जैसी है, जिसमें मिलन है, जुदाई है, जुनून है, हौसला है, और सबसे बड़ी बात प्यार को निभाने का वो जज्बा है जिसने इनकी प्रेम कहानी को असाधारण बना दिया, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बना दिया। जो भी सुनता है वो यही कहता है, क्या ऐसा भी होता है? प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, प्रेम समर्पण है। प्रद्युमन को शार्लेट को पाने की लालसा तो थी, लेकिन उनके प्रेम में एक समर्पण भी था, और इस समर्पण को समझने के लिए हमें 45 साल पीछे चलना होगा, जब न तो प्रद्युमन डॉक्टर थे, न ही एक प्रेमी थे, और न ही उनकी जिंदगी में कोई प्रेम कहानी थी। प्रद्युमन आनंदिया को रंग भरने का शौक था, वो रंग जो जिंदगी की तस्वीर बनाते थे। ये अलग बात है कि गरीबी की वजह से उनकी खुद की जिंदगी बेरंग थी। प्रद्युमन अपने पिता से योग सीखते थे और माँ से जिंदगी की बारीकियां। जब कभी गरीबी हावी होती तो उनकी माँ कहा करती थी, बेटा उदास मत होना, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में दूर कहीं से परी जैसी एक लड़की आएगी। उसकी आवाज में संगीत जैसा जादू होगा और उसके खुद के बड़े बड़े बागान होंगे। माँ की बात से हौसला मिलता और उम्मीदें पंख लगाकर उड़ने लगती। कुछ करने की ललक प्रद्युमन को उड़ीसा से दिल्ली ले आई। कॉलेज ऑफ आर्ट्स में प्रद्युमन ने दाखिला लिया। धीरे धीरे प्रद्युमन की पेंटिंग्स चर्चा में आने लगी और उनकी पहचान एक अच्छे पेंटर की तरह बनती चली गई। प्रद्युमन महानंदिया ने कैनवस पर जो रंगों की रंगोली शुरू की, उससे उनकी जिंदगी में भी रंग भरते चले गए।
लोग उनकी पेंटिंग्स को खरीदने और देखने के लिए उनके पास आने लगे। प्रद्युमन कुमार महानंदिया को लोग अब सम्मान से पीके कहने लगे। शोहरत की तरफ तेजी से कदम बढ़ाते पीके ने एक दिन उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर बनाई। तस्वीर इतनी शानदार बनी कि उसकी खबर इंदिरा गांधी तक पहुंची और इंदिरा ने पीके से मुलाकात की। इस वाक्य के बाद पीके की जिंदगी बदल गई। वो दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में बैठकर पेंटिंग्स बनाने लगे। और एक दिन पीके रोज की तरह रंगों के किसी लम्हे को तस्वीर में ढाल रहे थे कि एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी शार्लेट की। शार्लेट स्वीडन से आई थी और वो पीके की पेंटिंग्स देखना और खरीदना चाहती थी। बात बात में शार्लेट ने बताया कि वो स्वीडन के राज परिवार से हैं और उनका घर बड़े बड़े बागों के बीच है। बागों वाली बात सुनते ही पीके को मां की बात याद आ गई और शार्लेट की आवाज का संगीत उनके कानों में गूंजने लगा। पीके के दिल से आवाज आई, यही तो है वो परी जिसका उन्हें न जाने कब से इंतजार था। शार्लेट को पीके महानंदिया की सादगी भा गई और पीके के लिए तो वो सपनों की राजकुमारी थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और शुरू हो गया मोहब्बत का अफसाना। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। रॉयल फैमिली के स्वीडन के उनका दोस्तों के साथ वो आई थी समर में। फिर मुलाकात हुआ और मुलाकात में प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो मुलाकातें भी होने लगी और एक दिन पीके महानंदिया ने शार्लेट को उड़ीसा घूमने आने की दावत दी। शार्लेट पीके के गांव पहुंच गई। शार्लेट जहां से आई थी वो दुनिया यहाँ के लोगों के ख्वाबों की दुनिया थी, लेकिन महानंदिया की सोहबत में शार्लेट को ये दुनिया अच्छी लगने लगी। शार्लेट और पीके महानंदिया हिंदुस्तानी रीति रिवाज के मुताबिक शादी के बंधन में बंध गए। शार्लेट ने अपना नाम चारुलता रख लिया। ভিতরে একদম রয়্যাল রিলেশন, ডিপ রিলেশন। সে রিলেশনটা আত্মার সহিত অছি। তাঙ্কর চিন্তা, তাঙ্কর চেতনা, তাঙ্কর বিচার, তাঙ্কর ভাব, তাঙ্কর রুচি সব প্রায় সমান মু দেখে। ये इश्क का आगाज था। अंजाम की दोनों को कोई चिंता नहीं थी, लेकिन हाँ, इंतहा अभी बाकी थी क्योंकि शार्लेट कुछ ही दिनों के लिए भारत आई थी और कहते हैं कि अच्छे दिन पंख लगाकर उड़ जाते हैं। ऐसा ही हुआ। शार्लेट के वीजा की मियाद खत्म हो गई और वो वापस अपने देश लौट गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने वादा किया कि हम फिर मिलेंगे। कृष्ण भक्ति में प्रेम का सार है और हम किसी भी प्रेम कहानी में उसका अक्स जरूर ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। शार्लेट हिंदुस्तान आई, प्रद्युमन के प्रेम में पड़ के चारुलता बनी, लेकिन उन्हें अपने घर भी लौटना था। वो लौटी इस वादे के साथ कि दोनों की मुलाकात एक बार फिर होगी। प्रद्युमन भी ये जानते थे कि वो चारुलता के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन मुलाकात हो कैसे, मिलन हो कैसे? शार्लेट चली गई और उनके साथ ही चला गया पीके महानंदिया के दिल का सुकून। अब रंग थे, कैनवस था, ब्रश था, लेकिन तस्वीर बनाने को जी नहीं करता था। दूसरी तरफ राजकुमारी शार्लेट को भी महलों के ऐशो आराम चुभने लगे। बार बार उनका दिल महानंदिया की यादों के रास्ते हिंदुस्तान में भटकने लगा।
फिर से मिलने की उम्मीद का धागा उन खतों के जरिए जुड़ा हुआ था जो दोनों एक दूसरे को लिखने लगे। लेकिन खत पल भर की खुशी देते थे, उम्र भर का करार अब भी दूर था। एक रोज शार्लेट ने खत में एक पेशकश की, मैं तुम्हारे लिए हवाई टिकट और जरूरी सामान भेज रही हूं, तुम टिकट मिलते ही चले आना। लेकिन पीके महानंदिया के खुददार दिल ने इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया और तय किया कि अब वो खुद अपने दम पर स्वीडन जाएंगे अपनी पत्नी को लेने। She came to India. She came as a tourist visa. वो टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थीं। 3 महीने बाद उन्हें अपने देश वापस जाना पड़ा। वो चाहती थीं कि मेरा भाई स्वीडन आए। My brother to come to Sweden. पीके महानंदिया ने जो कुछ भी उनके पास था वो बेचकर एक साइकिल खरीदी, जेब में रंग और ब्रश रखे और निकल पड़े उस रास्ते पर जो आग का एक दरिया था जिसमें उन्हें डूब कर जाना था। तेरे पीछे आऊं ऐसे जैसे कोई खींचे पीके महानंदिया अपनी ही धुन में निकल पड़े। उन्हें मालूम था कि जो वो कर रहे हैं वो आसान नहीं था, लेकिन वो इश्क ही क्या जो मुश्किल राह न चुने। मैं ढूंढूं तुझे गली गली। अब इश्क था तो था। दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, टर्की, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया होते हुए पीके महानंदिया डेनमार्क पहुंच गए। 22 जनवरी 1977 को शुरू हुआ सफर 28 मई को यूरोप पहुंच गया। इस बीच न जाने कितनी बार साइकिल टूटी, कितने दिन भूखे गुजारे, कितनी रातें दर्द में काटी, लेकिन शार्लेट से मिलने की चाह के आगे हर मुश्किल बस एक इम्तिहान थी और पीके महानंदिया को उसे हर हाल में बस पार करना था। हर कल में तू, हर आहट में, हलचल में तू। कैसे हिंदुस्तान से लेकर फिर स्वीडन तक एक साइकिल की सफर करके वो पहुंचा, वो एक अनोखा कहानी है। तो इसीलिए पीके महानंदिया जो प्रेम कहानी इज वेरी इंटरेस्टिंग कहानी। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ। महानंदिया स्वीडन के गॉथेनबर्ग पहुंच गए, उस स्वीडन में जहां उनकी राजकुमारी रहती थी। वो राजकुमारी जो उनकी पत्नी थी, वो राजकुमारी जो हिंदुस्तान में उनसे मिलने का वादा करके आई थी। यहाँ कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। यूं तो प्रद्युमन की प्रेम कहानी का हर पहलू अद्भुत है। पूरी दुनिया ये जानकर हैरान थी कि कोई अपने प्रेम को पाने के लिए इतना लंबा सफर साइकिल से पूरा कर सकता है। हालांकि एक सवाल हमारे मन में ये उठा, वो ये कि वो भारत से पाकिस्तान होते हुए कैसे आगे बढ़े, क्योंकि उस वक्त भी वीजा की जरूरत होती थी। प्रद्युमन इस सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करते और हम भी जानते हैं कि इस कहानी में मंजिल ज्यादा अहम है, सफर कम। पर यह तो केवल एक पड़ाव था। आगे क्या हुआ, ये अद्भुत प्रेम कहानी आगे बढ़ी कैसे, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अद्भुत। और उनकी बांसुरी की धुन पर तो सभी खींचे चले आते थे, लेकिन प्रद्युमन के जीवन में तो प्रेम की बांसुरी बज रही थी। वो प्रेम की धुन पर सवार होकर हिंदुस्तान से स्वीडन पहुंच गए थे, लेकिन अभी उनके जीवन का संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। अब लड़ाई थी रंग की, हैसियत की। ये उन दिनों की बात है जब बहुत से देशों में वीजा मायने नहीं रखता था, लेकिन फिर भी साइकिल पर घूमते एक अजनबी को देखकर पुलिस ने पीके महानंदिया को रोककर पूछताछ की और महानंदिया ने उन्हें अपने इश्क की दास्तान सुना दी। एक आशिक 7 समंदर पार करके अपनी प्रेमिका से मिलने साइकिल से आया था। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन यही सच था, क्योंकि महानंदिया का धड़कता दिल और तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही थी। ये मुमकिन था कि शार्लेट पीके महानंदिया की मोहब्बत को एक धोखा कह देती, एक भूल कह देती और महानंदिया को पहचानने से इनकार कर देती, लेकिन फिर वो इश्क कहाँ होता।
खबर मिलते ही शार्लेट गॉथेनबर्ग पहुंच गई और महानंदिया को अपने महल में ले आई। ये महल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कभी पीके महानंदिया की मां कहा करती थी, बेटा उदास मत होना, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में दूर कहीं से परी जैसी एक लड़की आएगी। उसकी आवाज में संगीत जैसा जादू होगा और उसके खुद के बड़े बड़े बागान होंगे। शार्लेट के राज परिवार ने पीके महानंदिया के प्यार के आगे सिर झुका दिया, उन्हें अपनी बेटी का पति स्वीकार कर लिया, जबकि इससे पहले कोई अश्वेत या गैर शाही परिवार का व्यक्ति कभी उनके परिवार का हिस्सा नहीं बना था। मु तांकु केवल प्रेम करे नहीं, मु तांकु पूजा करे। से मोर केवल स्त्री नहंती, से होची मोर देवी, गॉडेस। He is my God, of course. पीके महानंदिया और शार्लेट के प्यार को मंजिल मिल गई। दोनों ने जो वादा किया था एक दूसरे से, वो पूरा हुआ। महानंदिया अब भी अक्सर साइकिल चलाते हैं, शार्लेट अब भी अक्सर पेड़ के नीचे उनका इंतजार किया करती है। दोनों के 2 बच्चे हैं जिन्हें अपने पेरेंट्स के प्यार पर गर्व है। महानंदिया अब भी कोरे कैनवस पर जिंदगी के रंग भरते हैं। वो हिंदुस्तान और स्वीडन के बीच उड़िया संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्वीडन सरकार ने उनके प्यार के सम्मान में कई फिल्म्स बनाई हैं, जिन्हें शान से दिखाया जाता है। महानंदिया और शार्लेट जब भी हिंदुस्तान आते हैं, उनका प्यार नौजवानों की कहानी की तरह मचल उठता है। वो नाचते हैं, गाते हैं, अपनी मोहब्बत का जश्न मनाते हैं, जैसे उनकी इश्क की कहानी कल की ही बात हो। प्रेम की इस अद्भुत कहानी का अंत मिलन से हुआ, लेकिन प्रेम में अगर मिलन है तो प्रेम में बिछोह भी है। बिछोह के बाद भी प्रेम के जिंदा रहने की कहानी। वृंदावन के श्री प्रियाकांत जू मंदिर से हम आपको प्रेम की अद्भुत कहानियां सुना रहे हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जब एक प्रेमी जोड़ा बिछुड़ता है तो प्रेम का अंत हो जाता है, लेकिन जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वहां न तो प्रेम का अंत हुआ, न प्रेम कम हुआ, हाँ, प्रेम बढ़ जरूर गया। इश्क ने उसे शाहजहां बना दिया। इश्क में उसने ताजमहल बना दिया। न कोई शीश महल है, न कोई ताजमहल है, यादगार मोहब्बत ये प्यार का है महल। अपनी मुमताज से उसने जो वादा किया था, मोहब्बत की निशानी बना के उसने वो वादा निभा दिया। और जब तक जिंदा रहूंगा बराबर लगाता रहूंगा। प्यार की ये निशानी ही अब जिंदगी का मकसद है। प्यार की ये निशानी ही अब बाकी बची जिंदगी की कहानी है। वो कुछ कहना चाहती थी मगर हम समझ ना पाए, इशारे उसके समझ ना पाए, जबान से वो कह ना पाई। बस यही कसक है अब मेरे दिल में कि वो क्या कहती थी। जिंदगी ने एक मोड़ पर जीवन साथी का साथ छीन लिया तो क्या, मोहब्बत जिस्मों की मोहताज नहीं होती। एक वादा किया था अब्दुल फैजुल कादरी ने अपनी बेगम से, अब उस वादे को उनके जाने के बाद निभा रहे हैं। आगरा का ताजमहल दुनिया ने देखा है, एक ताजमहल कादरी साहब भी बनवा रहे हैं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती रही। उम्र के लिहाज से 80वें पड़ाव पर पहुंच चुके फैजुल कादरी सुबह दोपहर शाम अपनी धुन में रहते हैं। उनकी हर सांस बस अपनी मोहब्बत की निशानी पूरी होने की दुआ मांगती है। जो है 10 फीट गहरी है और 27 इंच चौड़ी और एक कंक्रीट की है ये। उसके ऊपर ये जो है ये 15 इंच चौड़ी है। तमाम उम्र लोगों को चिट्ठियां बांटते रहने वाले फैजुल कादरी ने जिंदगी की तमाम पूंजी को खर्च करके इस ताजमहल को बनवाना शुरू किया। हर कोने को पूरी शिद्दत से निहारा, हर हिस्से को अपने हाथों से संवारा।
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कोई 4 साल पहले अब्दुल फैजुल कादरी की शरीके हयात तजमुली बेगम इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी कही हर बात को कादरी साहब ने याद रखा। वो बच्चों की तरह चहकते हुए बताते हैं कि उनकी बेगम को एक ही डर सताता था कि उनके मरने के बाद उन्हें कौन याद रखेगा। तब फैजुल कादरी ने वादा किया था कि अपनी मोहब्बत को अमर कर देंगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मैंने कहा कि इसी खेत में मेरे सामने अगर इंतकाल होगा तो इसी खेत में बीचों बीच में तुझको दफन करके ऐसा मकबरा बनाऊंगा कि बरसों याद रखेंगे लोग। तजमुली नहीं रही, लेकिन फैजुल कादरी को अपना वादा याद रहा। उन्होंने ताजमहल बनवाने का फैसला किया। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि न तो वो बादशाह थे और न ही उनकी उम्र उनका साथ दे रही थी। प्रेम की पराकाष्ठा है मंदिर का निर्माण। ईश्वर के प्रेम में पड़ के न जाने कितने मंदिरों का निर्माण हो चुका है। लेकिन अगर प्रियतम के लिए निर्माण करना हो, साधन न हो, तब क्या होता है? तब प्रेम आखिर किस रूप में जाहिर किया जाता है? फैजुल कादरी ने पूरी उम्र की कमाई, बचत के पैसे, प्रोविडेंट फंड की रकम को इकट्ठा किया। घर में जितने गहने थे वो और जमीन जायदाद बेची। कुल 13 लाख रुपए जमा हुए। ये रकम ताजमहल बनाने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन काफी थी ख्वाबों की तस्वीर बनाने के लिए। फैजुल कादरी कारीगरों के एक दल को लेकर आगरा वाले ताजमहल पहुंचे। हर हिस्से को बारीकी से देखा, समझा और गांव की जमीन पर ताजमहल की नींव रख दी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर कोई इस तरह का फैसला कर सकता है। लेकिन जो कुछ था वो सामने था। ताजमहल बन रहा था। वही मीनारें, वही गुंबद, वैसे ही दरवाजे, वैसे ही दरीचे। आकार छोटा था तो क्या, फैजुल कादरी का जुनून तो बड़ा था। लेकिन तय वक्त के बाद पैसे खत्म होने लगे और अभी काफी काम बाकी था। तो फैजुल कादरी ने पेंशन से मिलने वाले पैसों को भी इसके निर्माण में पूरा का पूरा लगाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने और कुछ करीबियों ने मदद करना चाहा तो फैजुल कादरी ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मोहब्बत उनकी है, वादा उनका है, तो उसे पूरा भी वो अपने दम पर करेंगे। और मैंने आज तक इसमें किसी का एक नई पाई भी नहीं लगाया है। बीबी के मरने के बाद सारे काम मैंने खुद किए। ताजमहल के निचले हिस्से में उनकी बेगम तजमुली की कब्र है, जहां अक्सर जाकर वो बैठ जाया। सिलसिला शुरू होता है तो पूरी उम्र का साथ सामने से कारवां बनकर ने अपनी बेगम की कब्र के ठीक बराबर में एक और कब्र खुदवा रखी है। उनकी ख्वाहिश है कि जब उनकी जिंदगी की डोर टूट जाए तो उन्हें उनकी बेगम के बराबर ही दफन कर दिया जाए। जो साथ जीते जी बना रहा वो साथ मर। एक बनी हुई है और ढकी हुई है उससे, तो वो तो मेरी बीवी की कब्र है। और बाकी जो खाली जगह है वो मैंने अपने लिए छोड़ रखी है कि अगर मेरा इंतकाल हो तो मुझको यहीं दफन किया जाए। फैजुल कादरी की कहानी एक मिसाल बन चुकी है मोहब्बत की। लोग उनका नाम बड़े अदब से लेते हैं। जब कभी जिंदगी का अकेलापन उन्हें कचोटता है तो वो रात के अंधेरे में चले आते हैं अपने ताजमहल में। दूर आसमान में चमकते चांद से बातें करते हैं, बेगम की कब्र को देखते हैं और खो जाते हैं उन यादों में जो कभी जिंदगी की हकीकत थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजुल कादरी की इस मोहब्बत की निशानी को संवारने का जिम्मा लिया है।
फैजुल कादरी कहते हैं कि वो सरकार से मदद मांगेंगे नहीं, लेकिन अगर सरकार उनकी मदद करती है तो वो उससे इनकार भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने जीते जी अपनी मोहब्बत की इस निशानी को अमर होते देखना चाहते हैं और झुठला देना चाहते हैं उस बात को कि ताजमहल बनवा के शाहजहां ने गरीबों की मोहब्बत का मजाक बनाया होगा। वो दिखा देना चाहते हैं दुनिया को कि इश्क अगर सच्चा हो तो सब कुछ मुमकिन है, ताजमहल बनाना भी। किसी को पाने के लिए हद से गुजर जाने का किस्सा हमने आपको सुनाया, किसी को खोने के बावजूद उसे टूटकर प्यार करने की कहानी आपको सुनाई, लेकिन प्यार की असली हद है बलिदान। वो किस्सा आपको सुनाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अद्भुत। कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो की शादी हीरोइन से होती है, हीरोइन किसी और से प्यार करती है और उसके आगे का किस्सा आप सब जानते हैं। ये जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है तो पूरी फिल्मी, लेकिन उसका अंत वैसा नहीं होता है। फिर भी ये प्यार की एक अकल्पनीय कहानी। मेरा शादी चंदा से हुई थी। लेकिन चंदा को मोहब्बत थी सूरज से। हम दोनों बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, ये भी करते थे, हम भी करते थे। सूरज का दिल धड़कता था चंदा के लिए। सूरज और चंदा के बीच में आपस में प्यार हुआ ज्यादा, फिर ऐसा रिलेशन हुआ ना वो हमारे बिना रह सके ना हम उनके बिना। और एक दिन चंदा हो गई सूरज की। पति फूलचंद ने पत्नी चंदा का कराया प्रेमी सूरज से मिलन। तो मैं प्रधान जी को बुलवाया, उसके बाद मैं शादी करवाया। किस्सा शुरू होता है फैजाबाद के चौरे बाजार के फूलचंद के उस घर से, जहां बड़ी धूमधाम से उसकी शादी चंदा से हुई थी। उसके कच्चे पक्के घर में जैसे रौनकों का बसेरा हो गया, लेकिन चंदा का दिल किसी और के लिए धड़कता था और शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद फूलचंद गांव से बाहर गया हुआ था और चंदा का पहला प्रेमी उसी गांव में आया हुआ था। दोनों की फिर से नजरें मिली तो रिश्ते पर जम चुकी धूल एक झटके में हट गई। दोनों का प्यार फिर से मिलन के सपने देखने लगा। तो हम वहाँ पे जाते थे, मौसी का घर है हमारे वहाँ, तो इनकी शादी जहाँ पे हुई थी इसी गांव में, तो हमारा इनका रिलेशन हुआ आपस में। तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बस फिर ऐसी बात हुई, फिर हम दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिन बाद फूलचंद जब गांव वापस आया तो चंदा ने फूलचंद को सब सच सच बता दिया। फूलचंद के लिए यह सब सुनना आसान नहीं था, लेकिन जो सच था वो सच था। उसने चंदा को उसके प्रेमी से मिलाने का फैसला कर लिया। वो बोली कि जो मैं सूरज से मैं प्यार करती हूँ, मैं सोचा कि जो है ठीक है, जो है उससे सब मैं शादी करा देता हूँ तुमसे। फूलचंद के त्याग और चंदा सूरज के मन की बेचैनी को समझते हुए सर्वसम्मति से यह फैसला ले लिया गया कि चंदा और सूरज का मिलन होगा। ये जोड़ी जिंदगी भर तक रहेगी, मरते दम तक, जब तक हम मन नहीं जाएंगे तब तक। तार जिस गांव में चंदा दुल्हन बनकर आई थी, उसी गांव में उसके प्रेमी की बारात आई। चंदा एक बार फिर दुल्हन बनी और उसके पहले पति फूलचंद ने उसे हंसते हंसते उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। मैं जब ये सुनाई दिया कि सूरज की शादी हो रही है, उस लड़की से शादी हो रही है जिसकी शादी पहले हो चुकी है, उसके घर ससुराल वाले ही उसकी शादी कर रहे हैं, तो हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन हम लोग वहाँ गए तो देखा, उसके बाद में ये अविश्वसनीय बात थी। फूलचंद ने पत्नी के प्यार के लिए अपनी हसरतों को कुर्बान कर दिया, लेकिन उसे खुशी है कि उसने दो प्यार करने वालों को मिला दिया। चंदा खुश है कि उसे उसका प्रेमी वापस मिल गया। सूरज खुश है कि अब प्रेम केवल एक दिन का त्योहार नहीं है, प्रेम तो समूचा जीवन है। इन कहानियों में हमें यही देखने को मिलता है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।